Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with the first lecture of the day that is based on MCQ based current affair. तो आज जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है 21 अगस्त 2020 का रहने वाला है, जो आपके किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, केवीएस हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से ये काफी रेलिवेंट है। और इसके ठीक बाद हमारा आता है द हिंदू एडिटोरियल वोकैब, और उसके ठीक बाद आता है डेली करंट अफेयर्स। तो ये तीनों लेक्चर हमारा पर डे चलता है, और ये आपका एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर मॉर्निंग के 5 AM तक आपको मिल जाता है पर डे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए न्यूज की ओर चलते हैं। डोमिनिकन गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक। तो न्यूज पे जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री है कहाँ पे। चलिए मैं आपको शेयर कराता हूँ। तो चलिए सबसे पहले इंडिया पे चलते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी देखना है तो अपने देश के कंपेयर में देखना है। ये रहा हमारा प्यारा देश भारत। चलिए यहाँ से अब चलते हैं हम लोग अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा हमारा साउथ अफ्रीका। यहाँ पे छोटा सा आपको दिख रहा है डोमिनिकन रिपब्लिक। जूम करते हैं इसको, ये देख लीजिए। ये एक कंट्री है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ, एक ओर से इसका एक लैंड बाउंड्रीज के साथ शेयर कर रहा है। हाइती नाम की एक कंट्री है। तो ये आप देख सकते हो ये कहाँ पे। चलिए इसको जूम आउट करके भी दिखा देता हूँ आप लोग को। ये आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कंटिनेंट के बीच में ये कंट्री आती है। चलते हैं न्यूज पे वापस। तो किसको भी नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है आपके पास दानिलो मदीना, लुइस अबिनाडर, वाल्टर रोजर मार्टोस, या फिर चंद्रिका संतोखी को। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा लुइस एबिनाडर को अभी हाल फिलहाल में वहां का राष्ट्रपति चुना गया है। उनसे पहले वहां के राष्ट्रपति कौन थे? दानिलो मदीना, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वहां के ही। नाम याद रख सकते हो कि लुइस अबिनाडर ने किन्हें रिप्लेस किया। और ये मॉडर्न रिवोल्यूशनरी पार्टी के मेंबर हैं। मॉडर्न रिवोल्यूशनरी पार्टी के मेंबर हैं। जैसे कि इंडिया में होता है भाजपा, कांग्रेस, आप पार्टी, इतने सारे पार्टी होते हैं, उसी तरह हम डोमिनिकन रिपब्लिक में भी पार्टियां होती है। तो उनमें से मॉडर्न रिवोल्यूशनरी पार्टी के हैं लुइस अबिनाडर। चलिए जब न्यूज में और दो ऑप्शन में दो और चीज है, वाल्टर रोजर मार्टोस है। तो ये हैं हमारे पेरू के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ये भी हाल फिलहाल में ही चुने गए हैं। उसके बाद है चंद्रिका संतोखी। नाम से ही लग रहा है कि भारतीय मूल के हैं। इन्हें बनाया गया है सूरीमान का प्रेसिडेंट। चलिए पेरू भी देखना है, मैं पेरू भी दिखाई देता हूं आपको। पेरू भी वहीं पर पास में ही है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको। ये रहा हमारा पेरू कंट्री। मैं देखिए आपको सबका शेयर करा देता हूँ। इससे नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलिविया और चिली। ये सब इसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है। और इधर पैसिफिक ओशियन है, आपका देख सकते हो, साउथ पैसिफिक ओशियन। तो चलते हैं हम सेकेंड न्यूज की ओर कि भारतीय रेलवे ने हाल फिलहाल में ही लोगों की सुरक्षा के लिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए, संपत्ति पे निगरानी रखने के लिए ड्रोन तैनात करना शुरू किया है। तो आपको उस ड्रोन का नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रोन? प्राणवायु, शक्ति, भारत, निंजा। उस ड्रोन का नाम क्या है? तो उस ड्रोन का जो नाम है वो है निंजा ड्रोन। और रेलवे के द्वारा 9 ड्रोन को प्रोक्योर करना है, जिसका टोटल लागत है 31.87 लाख। चलिए जब ऑप्शन आ गया, थोड़ा सा ऑप्शन को भी डिक्टेट कर ही लेते। प्राणवायु भी हाल ही में डेवलप किया गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा। और इसका ये क्या है? ये एक पोर्टेबल वेंटिलेटर है। पोर्टेबल वेंटिलेटर है ये। यानी कि आप जब भी वेंटिलेटर को देखते होंगे वो एक जगह पे अस्थिर रहने वाला वेंटिलेटर आपने देखा होगा आईसीयू में या प्रत्येक हॉस्पिटल के। लेकिन ये जो वेंटिलेटर ये पोर्टेबल है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। दूसरा है शक्ति। ये आप बोल सकते हो कि स्वदेशी या फिर इंडिजीनियसली, जिसको बोलते हैं, जो इंडिया में डेवलप किया गया इंडिजीनियसली माइक्रो प्रोसेसर है। यानी कि भारत में डेवलप किया गया ये फर्स्ट प्रोसेसर है, जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है। भारत को लॉन्च किया गया, बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ये भी क्या है? ये एक ड्रोन है जिसका मेन काम कहाँ है? ईस्ट लद्दाख एंड एलएसी पे निगरानी रखना। ये 2 जगहों पे ये भारत ड्रोन जो है वो निगरानी रखेगा। ऐसे सप्लाई किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा इंडियन आर्मी को प्रोवाइड किया गया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज। अक्षय ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है?
ऑप्शन है 20 अगस्त, 19 अगस्त, 10 अगस्त या फिर 13 अगस्त। तो इसका जो ऑप्शन होगा 20 ऑफ अगस्त यानी कि 20 अगस्त। तो चलिए, जब ऑप्शन आ गया इतना सारा तो ऑप्शन को भी हम लोग एक एक करके देख ही लेते हैं कि किस दिन कौन सा चीज सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं 19 ऑफ अगस्त। तो 19 ऑफ अगस्त को हमारा सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफ डे। या फिर आप एक और चीज मान सकते हैं कि इस दिन एक चीज और सेलिब्रेट किया जाता है, वो है हमारा वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ये दो चीज इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 10 ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। और 13 ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। ये सारे वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए सबको थोड़ा सा एक बार आप दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। केरला गवर्नमेंट के द्वारा ट्रैवल विद्यार्थियों के लिए कौन सी नई प्रोग्राम लाई गई है? यानी कि केरल सरकार ने हाल ही में जनजातीय छात्रों के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है आपका ट्राइफोर्ड प्रोजेक्ट, नमद वसई, कृषि मेघ या फिर नन ऑफ द एबव। तो ये जो प्रोग्राम लाया गया इसका नाम है नमद वसई। मैंने कल सुबह इसे न्यूज में डिस्कस किया था। नमद वसई क्या है? इसके तहत 50 लैपटॉप बांटे गए हैं ट्रैवल ग्रुप में, ट्रैवल स्टूडेंट के बीच, जो कि ट्रैवल के बच्चों को उन्हीं के लोकल लैंग्वेज में शिक्षा प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि पहले क्या होता था, बुक वहां तो मलयालम में छपा रहता था, बाकी जो कंटेंट्स मेन कंटेंट्स जो होते थे वो बस वहां के लोकल लैंग्वेज में होते थे। बट ये इस प्रोग्राम के तहत पूरा का पूरा जो पढ़ाई होगा वो ट्रैवल लैंग्वेज में ही होगा। और 3 लैंग्वेज को सिलेक्ट किया गया, उन 3 लैंग्वेज में पढ़ाई होगा। ऑलरेडी यूट्यूब चैनल भी इस पर बन चुका है और यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो भी डाला जा चुका है। तो ये ट्रैवल ग्रुप के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, ट्रैवल स्टूडेंट के लिए। चलिए अब ऑप्शन को थोड़ा देख लेते हैं। ट्राइफोर्ड परियोजना, इसको अर्जुन मुंडा जी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर, इनके द्वारा कल ही लॉन्च किया गया था। इसलिए ट्रैवल ग्रुप के इनकम को बढ़ाने के लिए यानी इनकम को इंक्रीज करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। कृषि मेघ, नरेंद्र सिंह तोमर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था हैदराबाद में। इसे कहाँ लॉन्च किया गया था? हैदराबाद में। और ये लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, तो ये तो हमारा ऑप्शन सही नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या गया? आंसर हो गया हमारा नमक वसई। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। किसने भारत के केंद्रीय जल आयोग के साथ मिलकर बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है? यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एमओयू विथ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव। ऑप्शन है आपका गूगल, एप्पल, आईएमडी या फिर फेसबुक। आईएमडी है आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये जो सेंट्रल वाटर कमीशन का पहल है ये गूगल के साथ मिलकर स्टार्ट किया गया है। गूगल के साथ एमओयू साइन किया गया है कि फ्लड को फोरकास्ट किया जाएगा पहले से ही। लोगों के मोबाइल में एक मैसेज जाएगा, अलर्ट जाएगा कि फ्लड आने वाला है, आप लोग अपने घरों को छोड़ दें। और उससे बचने के लिए भी अजीब कई तरीकों के उपाय बताए जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं गूगल के बारे में थोड़ा सा। गूगल को 1998 में स्टार्ट किया गया था। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूएसए में। सीईओ तो आपको पता होना चाहिए कौन है, ये इंडियन मूल के हैं सुंदर पिचाई जी। अभी वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है सबके जो सीईओ है वो इंडियन ही है। और हाँ, ये जो नोटिफिकेशन जाएगा ये आपको याद रखना चाहिए, नोटिफिकेशन किस किस लैंग्वेज में जाएगा? इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला और वैसे लैंग्वेज में जाएगा जो कि आप अगर मान लो कि आपने अपने फोन का लैंग्वेज जो है मलयालम सेलेक्ट करके रखा है तो आपके फोन में जो नोटिफिकेशन जाएगा वो मलयालम लैंग्वेज में जाएगा। और ये लोकेशन पे भी यूजर का डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन कहाँ है, तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज में आपका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड या फिर नेशनल डिजास्टर से रिलेटेड जितना भी पूर्वानुमान लगाया जाता है सब आईएमडी के द्वारा ही लगाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। किस देश की जैविक किसानों की संख्या में पहला स्थान है? यानी कि विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मर जो है वो भारत में है। आप सोच सकते हैं सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मर भारत में रहते हुए भी भारत के किसानों की कितनी दुर्दशा है। और साथ ही साथ ये तो ऑर्गेनिक फार्मर हुआ, और ऑर्गेनिक अगर फार्मिंग में आप देखोगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया का 9th रैंक है। और इंडिया में हाल फिलहाल में एक स्टेट को, हमें अभी नाम नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये आंसर आपको देना है।
इंडिया में हाल फिलहाल में एक स्टेट को जब फुल 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बताया गया है, वो स्टेट कौन सा है आप लोग आंसर में बताएं। मैं कल उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डालूंगा, इसलिए मैंने आज आंसर को डिस्कस नहीं किया। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल फिलहाल में वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी को लॉन्च किया है। ये लैब कहाँ पे सिचुएटेड है, ये प्रयोगशाला कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑप्शन है हैदराबाद, गुजरात, कर्नाटका या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये जो आपका लॉन्च किया गया, ये गुजरात में लॉन्च किया गया है हनी टेस्टिंग लैब। गुजरात में एक जगह है आनंद, वहीं पर इसको लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। नरेंद्र सिंह तोमर के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है इनके अंदर में। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में जाके हम लोग देख लेते हैं कि इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है। ये जो लेबोरेटरी है इसको डेवलप किया गया है NDDB के द्वारा, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके द्वारा इस लेबोरेटरी को डेवलप किया गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट गवर्नमेंट हनी टेस्टिंग लैब है इंडिया का। ये फर्स्ट गवर्नमेंट हनी टेस्टिंग लैब है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया ये पहला हनी टेस्टिंग लैब है इंडिया में। ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो अब इतना कुछ हो गया, तब चलिए थोड़ा सा ऑप्शन को भी देख ही लेते हैं। हैदराबाद में हाल फिलहाल में क्या स्टार्ट किया गया था, क्या लॉन्च किया गया था? कृषि में, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कृषि में एक स्टार्ट किया गया था वहां, ये हैदराबाद में स्टार्ट किया गया था। दूसरा, कर्नाटका में क्या हाल फिलहाल में स्टार्ट किया? कर्नाटका में मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 5 DRDO यंग साइंटिस्ट लैब, ये स्टार्ट किया गया था आपका कर्नाटका में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश में क्या स्टार्ट किया गया था? उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया था नेशनल फूड लैब, और ये कहाँ स्टार्ट किया गया था? गाजियाबाद में स्टार्ट किया गया था। इसके द्वारा बाय हर्षवर्धन जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। देखिए मैंने सारे ऑप्शन को भी डिक्टेट कर दिया। चलिए, हाल ही में रिलायंस ने फार्मा कंपनी नेटमेट्स में अपनी मेजोरिटी स्टेक को खरीद लिया, यानी कि वो कंपनी जो है ऑफिशियली रिलायंस के अंदर चली गई। तो वो कितने करोड़ रुपीस में खरीदा गया है? ऑप्शन है आपके पास 640 करोड़, 830 करोड़, 620 करोड़ या फिर 630 करोड़। तो ये जो है आपका 640 करोड़, यानी कि अगर मिलियन डॉलर में से कैलकुलेट करें तो 8.3 लगभग मिलियन डॉलर होगा। इतने के डील में रिलायंस ने नेटमेट्स को खरीद लिया। इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि हाल ही फिलहाल में रिलायंस ने किस मेडिकल फार्मा कंपनी को खरीदा है। चलिए, जब रिलायंस का न्यूज आ गया तो रिलायंस के बारे में एक चीज जान लेते हैं। हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज को डिस्कस किया था कि फॉर्च्यून के लिस्ट में ये 96 रैंक पर आया था, टॉप 500 की लिस्ट में ये 96 रैंक की कंपनी थी। इसके अभी MD एंड CEO कौन है? मुकेश अंबानी जी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1973 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? धीरू भाई अंबानी के द्वारा। अभी हाल फिलहाल में MD एंड CEO कौन है? मुकेश अंबानी जी। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। हु हैज रिटन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, यानी ग्रैंड पेरेंट्स स्टोरीज का बैग, ये बुक किसने लिखा है? ऑप्शन है वेंकैया नायडू, यतीश यादव, नरेंद्र यादव या फिर नरेंद्र मोदी या फिर सुधा मूर्ति। तो ये जो लिखा गया है वो लिखा गया है सुधा मूर्ति जी के द्वारा, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी। तो चलिए, जब ऑप्शन आ गया तो ऑप्शन भी डिक्टेट कर लेते हैं। हाल ही फिलहाल में वेंकैया नायडू के द्वारा एक बुक लिखा गया है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चैलेंजिंग। ये एक बुक लिखा गया था वेंकैया नायडू जी के द्वारा जब उनका ऑफिस में, सॉरी ये चैलेंजिंग नहीं है, यहाँ पे चेंजिंग है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, सॉरी माय मिस्टेक। यतीश यादव जी के द्वारा लिखा गया ये एक बुक है रॉ, खालिस्तान मूवमेंट पे ये पूरा बुक लिखा गया है। नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल फिलहाल में बुक लिखा गया था एग्जाम वॉरियर, और सुधा मूर्ति जी के द्वारा तो मैंने बताया है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? विच सिटी बैग द फर्स्ट प्लेस इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020? ऑप्शन है जालंधर, इंदौर, सूरत या फिर नवी मुंबई। तो ये जो फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ ये इंदौर को हुआ, और ये कंसेक्यूटिवली 4th टाइम है, यानी कि लगातार 4 बार से इंदौर को ही ये प्राइज जा रहा है। चलिए, जब फर्स्ट इंदौर गया तो सेकंड कौन गया? सेकंड पे रहा सूरत, थर्ड पे रहा नवी मुंबई और जालंधर।
सबसे स्वच्छ यानी क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट जोन, सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट जोन होता है जो आर्मी का इलाका आप जिसको बोल सकते हो, जहां पे आर्मी वाले लोग रहते हैं। तो इस मामले में जालंधर को ये प्राइज गया है। और थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाके देख लेते हैं कि सबसे स्वच्छ नगर पंचायत कौन सा है। कुछ एक चीज को थोड़ा सा याद रखना चाहिए, नंद प्रयाग नगर पंचायत है जो कि उत्तराखंड का है, वो सबसे ज्यादा स्वच्छ नगर पंचायत में फर्स्ट पे रहा, टॉप पे रहा। और ये अब देख लेते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण को स्टार्ट कब किया गया। इसे 2016 में स्टार्ट किया गया। पहली बार जो इसका विनर था वो मैसूर था, यानी फर्स्ट टाइम विनर जो था उस कौन था, मैसूर इसका विनर बना था। और इसे स्टार्ट किया गया था शहरी विकास मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब पे बेस्ड होगा। आशा करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ व्यू काफी कम हो रहा है। इतने व्यू में मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है और ज्यादा मेहनत करने का। फिर भी मैं लेक्चर लेते आऊंगा, आप लोग सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको कंटेंट्स को शेयर करते रहें। चलेगा, इस पे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।